close till I get up. Time is barely on our side. स्टार्ट करेंगे आपका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वांट ऑफ फैक्टर। तो उसको स्टार्ट करते हैं, क्यों एबनॉर्मेलिटी आती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन छोटा सा देते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है केबी इनटू मोलैलिटी। अभी तक हम लोगों ने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, उसको हम लोग कहेंगे सीसीपी। सीसीपी मींस कैलकुलेटेड, आप लोग लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चूंकि ये थ्योरेटिकली हमने किए हैं, इसको थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहेंगे। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कुछ बुक में कहा गया है। तो सीसीपी या टीसीपी या एनसीपी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज तक जो हम लोग कैलकुलेट करते आए हैं वो थी, तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा, अब हम लोगों ने सोचा कि लॉ जो हम लोगों ने लिखा है, कैलकुलेट किया है, क्या इसका एक्सपेरिमेंट करके भी हम वही चीज पा सकते हैं? जो वैल्यू हमारा इसके साथ आ रहा है कैलकुलेट करने पे, क्या वही एक्सपेरिमेंट के पास भी आता है, एक्सपेरिमेंट के साथ भी आता है? तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से जो ये वैल्यू, इसका आंसर निकाला जाएगा, उसको कहेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से सुन लो, आप पूरा लिख लीजिएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या एक्सपेरिमेंट से निकाला गया तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या इसका और एक बात कहेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव, एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहीं कहीं पे रिपोर्टेड है। तो पहले तो मतलब समझिए, ये जो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आज तक जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम लोग न्यूमेरिकल करते आए हैं वो था आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये तो टेक्निकल टर्म्स हुए जो हमने कहा। नेट रिजल्ट किसी भी चीज का हम दो निकालते हैं, एक तो कैलकुलेट करके निकालते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। अगर कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल सेम है तो कोई एबनॉर्मेलिटी है ही नहीं। लेकिन अगर कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं कहीं एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो इसी को हम लोग कैसे करते हैं, पहले हमने 3 क्वेश्चन दिया है, इस तीनों क्वेश्चन का हम लोग पहले कैलकुलेट करके निकालेंगे, फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा देखेंगे, अगर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता तो क्या आती है, तो उसको देख लीजिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन करते हैं, 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, केबी इसकी वैल्यू दी गई है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना। तो पहला हमने कैलकुलेट कैसे किया हमने डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी की वैल्यू 0.52 और मोलैलिटी 10 दे रखी है, तो ये आ गया बेटा 5.2। तो ये पहला जो था वो यूरिया के लिए था, यूरिया का जो कैलकुलेटेड था वो 5.2 आया। ठीक है, अब हम इसी यूरिया सॉल्यूशन का हम एक्सपेरिमेंट करके निकाले। जब हम एक्सपेरिमेंट करके निकाले तो उस समय जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई वो आई अगेन 5.2। इसका मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों क्या हैं, सेम आई हैं। अगला केस लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड में कैलकुलेटेड हम पहले निकालते हैं, कैलकुलेटेड की बात करेंगे तो मोलैलिटी दे रखी है, डेल्टा टीबी निकालना, केबी वही, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी 0.52, मोलैलिटी 10, दैट इज कितना आ गया 5.2। तो NaCl का हमने कैलकुलेट करके निकाला तो 5.2 आया। ऐसे तीसरा डेल्टा टीबी, अब की बार हमने एसिटिक एसिड का निकाला तो इसका मोलैलिटी 10 दे रखा और केबी 0.52 है, ये आया 5.2। मतलब इन तीनों सॉल्यूशन का हमने एक्सपेरिमेंटल नहीं कैलकुलेट करके निकाला, वो 5.2 है। अब इन्हीं तीनों का हम एक्सपेरिमेंटल डेटा लिए, एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट जी लोग एक्सपेरिमेंट किए, इसी सेम वैल्यू का जो क्वेश्चन में गिवन, इसी कंसंट्रेशन का लेके सभी का एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व निकाला गया। तो ऑब्जर्व निकाला गया तो बेटा इसका 5.2 आया था, इसका भी 5.2 ही आया। इसका मतलब इसकी थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों सेम आई, यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी।
अब आइए जरा इसकी बात करें, इसका आपने कैलकुलेट कितना किया 5.2, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल डेटा आया तो ये 10.4 आया। हम लोगों ने सोचा यार गलत किया होगा, लाओ फिर से इसको एक बार देखते हैं, करते हैं। तो जब फिर से करने गए लैब में तो फिर देखे तो फिर 10.4 आया। कुछ समझ नहीं आई बात कि यार ये क्या हो रहा है, कि इसका तो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व एक ही आया, लेकिन इसका कैलकुलेटेड कुछ और आया, ऑब्जर्व कुछ और आया। बात पल्ले नहीं पड़ी, चले गए घर। दूसरे दिन आए, तीसरे सोल्यूशन का लिया, इसका कैलकुलेटेड 5.2 आया, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया तो 2.6 आ गया। फिर यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यार ये ऐसा हो क्यों रहा है, कैलकुलेटेड कुछ का सेम आ रहा है ऑब्जर्व के, कुछ का डिफरेंट आ रहा है। तो जहां पर कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व सेम नहीं आएगा वहीं पे एबनॉर्मेलिटी आएगी। इसी को हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बार मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जा रहे होंगे इसमें। जो एक्चुअली जो कैलकुलेटेड है ये तो हमने कैलकुलेट किया है, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल जो होता है यही ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल यही है, यही निकालना आना चाहिए हमें हर एक में। जैसे इसमें दोनों में सेम आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है दोनों में, इसका 5.2 10.4 5.2 2.6 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसकी बात पता होनी चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन, सब लोग सारे लोग परेशान हो गए, दौड़े दौड़े गए, एक साइंटिस्ट थे वान ठाक, उनके पास गए कि भाई बताओ ये ऐसा क्यों डिफरेंस आ रहा है, इसमें कैलकुलेटेड तो कुछ और है, ऑब्जर्व कुछ और आ रहा है। तो उन्होंने कहा देखो यार मेरी आंख से देखोगे तो ये सब सही निकलेगा, कहीं आपकी आंख, कहीं हाँ मेरी आंख है आई, स्मॉल आई, उसको उन्होंने कहा वान ठाक फैक्टर। तो उन्होंने कहा जो ये एबनॉर्मेलिटी अराइज हो रही है ये या तो एसोसिएशन की वजह से हो रही है या डिसोसिएशन की वजह से हो रही है। तो कैसे होती है इसको हम लोग आप समझते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीसीपी का मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टीसीपी थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि एबनॉर्मेलिटी बेटा आई कैसे, एक्चुअली ये एबनॉर्मेलिटी कहां से और कैसे आई। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे देखिए कैसे आती है, इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए हमने लिया, मान लो एक 3 कंटेनर लिए हम, 3 कंटेनर लिए और उन तीनों कंटेनर में हमने कैलकुलेट करके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल डाले, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट था इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो मान लो हमने जो कैलकुलेट किए थे सीसीपी मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव, 10 मॉलिक्यूल हमने गिन के इसमें डाले सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसमें भी हमने 10 मॉलिक्यूल गिन के डाले और इसमें भी 10 मॉलिक्यूल हमने गिन के डाले। ये सॉल्यूट के पार्टिकल हम 10-10 मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जब रिएक्शन हो गई होगी, सॉल्यूशन बन चुका होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल जब आए तो आने के बाद अंदर आए तो भी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल रहे, 10। मतलब रिएक्शन होने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल आया वो आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कितना आया, 10 आया। जब हमने 10 कैलकुलेटेड डाला और यहां पे देखे तो यहां पे 20 हो गया, यहां पे हमने 10 कैलकुलेटेड डाला और यहां पे आके ये कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए अब जरा रेशियो लेते हैं। तो आई इन्होंने जो कहा था मेरा जो 1/2 फैक्टर है आई है, उसी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो आई होता है, आई इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रेशियो ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई OCP अपॉन CCP। आई की वैल्यू OCP कितनी है 10, CCP कितनी है 10, वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे अगर आप आई निकालो OCP अपॉन CCP, ऑब्जर्व कितनी है बेटा, ये OCP है, ये आपका CCP है। तो गिन के 10 डाले थे, अंदर आके 20 हो गया, तो ये हुआ 20 अपॉन 10 जो वैल्यू आई 2। इसका मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे आई ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे आई की वैल्यू आई इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो भाई
I इज इक्वल टू OCP अपन CCP। कैलकुलेट करके हमने 10 लिया था और अंदर आने पे ऑब्जर्व कितना हुआ, ये OCP हो गया, ये CCP हुआ, ये आपका हो गया 5। ये कितना है बेटा 0.5 का मतलब I की वैल्यू लेस देन 1। इसका मतलब यहाँ पे अगर OCP CCP इक्वल है, जैसे देखिए इसका I की वैल्यू 1 होने का मतलब हो गया ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या हो गया, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यूरिया का केस था, 10 मॉलिक्यूल लोगे, अंदर जाने पर 10 ही रहा, तो यहाँ पे OCP अपन CCP किया तो वही वैल्यू है। जैसे वहां पे 5.2 आया था, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे भी 5.2 आया था और एक्सपेरिमेंटल डेटा भी 5.2 आया था। क्या मतलब रहा कि अंदर आने पे ना ये डिसोसिएट किया ना एसोसिएट किया, तो इसलिए इसके लिए I की वैल्यू 1 आई। अब आप यहाँ पे हो, जैसे NaCl के 10 मॉलिक्यूल आए, जब अंदर जाएंगे तो ये डिसोसिएट किए। एक NaCl का मॉलिक्यूल अगर रहता तो एक Na प्लस एक Cl माइनस देता, तो 10 होंगे तो 10 Na प्लस 10 Cl माइनस देंगे, 20 हो गए, तो I की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1। तो अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ग्रेटर देन 1 आया तो ये केस हो गया डिसोसिएशन का। यहाँ पे लेस देन 1 आया, इसका मतलब ये केस किसका हो गया, एसोसिएशन का हो गया। इसका मतलब एब्नॉर्मलिटी क्यों आ रही, क्यों I की वैल्यू 1 नहीं आ रही इसमें, क्योंकि या तो मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जा रहा है या तो मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या यहाँ पे बात समझ में आ गई सबको? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। एक लाइन लिखिए, abnormality arises either due to dissociation or due to association, which is calculated by 1/2 factor स्मॉल I इन ब्रैकेट स्मॉल I। तो ओवरऑल इन्होंने क्या कहा, ये जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है क्यों हो रही है, या तो डिसोसिएशन हो जा रहा है या तो एसोसिएशन हो जा रहा है। तो अब जरा देखिए क्या है, जैसे देखिए I इज इक्वल टू आपने देख लीजिए यहाँ पे क्या है, हमें बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ I की बात करें तो जरा हमें बताया हमने निकालना क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो OCP इज इक्वल टू होगा आपका I इंटू CCP। हम लोगों ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना सीखा है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे I इज इक्वल टू OCP अपॉन CCP। हमने कहा था मेन ये होता है निकालना, तो यहाँ से अगर हम OCP की बात करें तो I इंटू CCP। अब बेटा एक बात देखो, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है और ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हमने न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं, तो इसको तो हमें कैलकुलेट करना आता है, निकालना हमें ये है। तो हमें क्या पता लग जाए कि हम OCP निकाल लें, तो वो हमें I निकालना होगा। और अभी हमने बताया था I is equal to 1, तो neither dissociation nor association। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या केस बनेगा, डिसोसिएशन का, और I की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ जाए तो क्या केस बनेगा, एसोसिएशन। ठीक है, ये वाला केस है नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे हम लोगों ने यूरिया का पढ़ा, ग्लूकोज का पढ़ा, सुक्रोज का पढ़ा। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे तो उनके लिए 1/2 फैक्टर चेंज होगा, I की वैल्यू चेंज होगी। इसमें I की वैल्यू 1 रहेगी। जैसे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज की बात करोगे तो जो तुम कैलकुलेट करते थे वही क्या आता था, ऑब्जर्व आता था। लेकिन जब यहाँ पे केस इलेक्ट्रोलाइट का बनेगा तो वो या तो डिसोसिएट करेगा या एसोसिएट करेगा, और ऐसा होने पे वहाँ पे I की वैल्यू कुछ आएगी और वो I की वैल्यू हम यहाँ पे रख के आंसर निकालेंगे।
तो हमें कुल मिला के क्या करना है, हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हम आई का कैलकुलेशन पार्ट सीखते हैं कि आई को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। तो देख लीजिए कैसे। तो पहला केस लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई। तो उसमें पहला पॉइंट लिखिए कि कैलकुलेशन जो आई का होता है अल्फा के टर्म में हम डिसोसिएट या एसोसिएट करते हैं। तो व्हाट इज अल्फा? तो लिखिए फैक्टर दैट डिसोसिएट और एसोसिएट फ्रॉम वन इज कॉल्ड अल्फा। मतलब एक में से टूटने वाली चीज को अल्फा कहेंगे या एक में से जुड़ने वाली चीज को अल्फा कहेंगे। जैसे हमने कहा कि 20% डिसोसिएशन है बेटा, तो अल्फा कितना होगा? तो ये हो जाएगा पॉइंट। कैसे? 100 था, टूटा कितना? 20, तो एक में कितना टूटेगा? 20/100 दैट इज 0.2। एक में से टूटने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। तो अगर 20% डिसोसिएशन तो अल्फा की वैल्यू 0.2 होगी। अगर हम आपसे कहें 95% एसोसिएशन है तो उस समय अल्फा कितना होगा? वो हो जाएगा 0.95। कैसे? देखिए 100 था, उसमें एसोसिएट हुआ 95, तो एक में कितना होगा? 95/100 दैट इज 0.95। तो अल्फा वो चीज है जो एक में से टूटे या जुड़े, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अगर हम मान लो कहते हैं 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। कैसे? जैसे 100 था तो टूटा उसमें कितना? पूरा टूट गया 100। एक में कितना टूटेगा? 100/100 दैट इज। तो ये हो गया आपका व्हाट इज अल्फा। अल्फा हम लोग को समझ में आ गया। व्हाट इज अल्फा? अल्फा वो चीज है जो एक में से टूटे या एक में जुड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अल्फा इज दैट फ्रैक्शन which dissociate or associate from one। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आई की ऊपर बात करते हैं। तो ये आपने समझ ही है। इसके ऊपर कैलकुलेशन ऑफ आई की बात जो हम लोग करने जा रहे हैं, या तो बेटा डिसोसिएशन का केस होगा या एसोसिएशन का, क्योंकि यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज उनका डिसोसिएशन होता है ना, एसोसिएशन होता है। तो जो ऑब्जर्व आता है वही कैलकुलेटेड आता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व चेंज होता है ड्यू टू आई। तो आई का कैलकुलेशन हम या तो डिसोसिएशन के लिए करेंगे या एसोसिएशन के लिए करेंगे। तो पहले हम एक तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप डिसोसिएशन का आई निकालते हो और एसोसिएशन का आई निकालते हो। इसको लोग रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहला केस लेते हैं आई ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ आई ऑफ डिसोसिएशन। चलिए देखिए, जैसे हमने लिया NaCl, ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? Na++ Cl। तो एक में से अल्फा टूटता है या जुड़ता है तो हम इनिशियल मोल 1 लेके चलते हैं, तो आसान हो जाएगा। इसका हमने इनिशियल मोल 1 लिया। शुरुआत में कितना था? 0 0। एक में से टूटने वाली चीज को ही क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। तो 1 माइनस अल्फा, तो ये आएगा अल्फा अल्फा। कैसे? एक में से एक टूटता है तो अल्फा में से अल्फा टूटेगा। तो ये तो तुम्हारा था कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इतना लेके चले थे जब हम जार डाल रहे थे सॉल्यूशन में। और ये हो गया आपका ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या क्या होगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। यहाँ से अगर इसको सबको आपस में जोड़ोगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा। तो स्टार्टिंग में आप इतना लिए थे और रिएक्शन होने के बाद, एक्सपेरिमेंट होने के बाद कितना बचा? 1 प्लस अल्फा। आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व तुम्हारी कितनी है? ये 1 प्लस अल्फा, और कैलकुलेटेड कितनी थी? 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस। अभी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको, बहुत आसान है, ट्रिक बताएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो K4Fe कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Cn का O6, ये डिसोसिएट करेगा तो 4K प्लस Fe Cn का O6
-4 पे कर दो। ठीक है, अब देखो 1 मोल इसका इनिशियल है तो ये हुआ CCP, शुरुआत में कितना होगा 0 0, एक में से टूटने वाली चीज को क्या कहते हैं अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा। यहाँ 1 से 4 बनते हैं तो अल्फा से कितना हो जाएगा 4 अल्फा, और यहाँ पे कितना होगा अल्फा। ठीक, तो जरा इनको जोड़ो तो OCP कितना आएगा सबको जोड़ने के बाद आफ्टर रिएक्शन, तो ये होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 प्लस 4। अब I निकालना है, कैलकुलेशन तो I का ही करना है आपको, तो OCP अपॉन CCP दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा अपॉन 1 दैट इज 1 प्लस 4 अल्फा। अगर हम कहें फॉर 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वहां से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 प्लस 1 दैट इज, यहाँ पे फॉर 100% डिसोसिएशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज। तो इस तरीके से हम लोग I कैलकुलेट करते हैं, तो कोई इसके फार्मूले भी होते हैं वो भी डिराइव कर देंगे, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेटा हमने जैसा कि कहा था कि हम ट्रिक बताएंगे आपको डिसोसिएशन में कैसे हम I निकालते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए सब लोग को भी आ जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं NaCl तो ले चुके थे, अभी KCl का स्टार्ट करते हैं। पहले KCl लेते हैं फिर आपका NaCl का करेंगे। तो KCl लेने जा रहे हैं, KCl लिया तो हमने मान लिया K प्लस Cl माइनस में। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 100% डिसोसिएशन, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। इसी का एक बार हम ये मान के रहे डिसोसिएशन 100% होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना I की वैल्यू आएगी। तो आप देखो ये कितने मालिक कितने आयन में टूटा है, तो अगर 100% डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू का तो जितने आयन है उतनी वैल्यू आएगी, तो हो गई। अगर मान लो जैसे हमने लिया CaCl2, इसको आयनाइज करोगे तो कैल्शियम +2 Cl माइनस, कितने आयन है बेटा 3, 100% है तो I की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अगर हमने लिया AlCl3 तो बनेगा Al +3 Cl माइनस। देखिए 100% डिसोसिएशन होगा तो कितने आयन टोटल करना, एक आयन ये और 3 आयन ये, टोटल कितने हो गए 4, तो I की वैल्यू हो गई लास्ट। अभी हमने कराया था K4 FeCN का होल 6 आयनाइज करोगे 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4, टोटल आयन कितने हैं 4 और 1 5, तो I की वैल्यू हो गई। अब देखो अल्फा के टर्म में कैसे, तो बहुत सिंपल है, जो अगर 100% डिसोसिएशन की बात हो रही है तो जितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं वही वैल्यू हो गई। अब हमें अल्फा के टर्म में निकालना है, तो जरा देखिए दिमाग लगाइए, क्या I की वैल्यू सभी की 1 से बड़ी है कि नहीं, ये भी 1 से बड़ी, ये भी 1 से, सभी में 1 से बड़ी है। जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी अल्फा के टर्म में, तो यहाँ पे I = 1 प्लस लिख के बैठ जाओ। कितना लिख के बैठ गए। अब बताओ टोटल कितना है 5 आयन है, एक लिख चुके हैं तो बचा कितना 4, तो यहाँ लिख दो 4 है। ठीक, यहाँ पे टोटल कितना है 4 आयन है, तो एक आप लिख चुके हैं तो बचा कितना 3, तो अल्फा के टर्म में 3 है। सिमिलरली यहाँ बताओ बिल्कुल सही है 2 अल्फा, और यहाँ कितना। अगर आप देखें तो इसका मैंने निकाला था अभी तरीके से निकाला था, किस तरीके से निकाला जाता है तो उस तरीके से हमने निकाला था। तो I की वैल्यू 1 + 4 अल्फा आ रही थी, और अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा था तो I की वैल्यू 5 आ रही थी।
KCl की जगह NaCl था, वहां भी दो आयन होते, I की वैल्यू 2 होती और I इन टर्म्स ऑफ अल्फा होता तो 1 प्लस अल्फा होता। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन की, अगर इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो रहा है तो उसके बारे में हमें अगर मान लो I निकालना है, चाहे 100% हो या इन टर्म्स ऑफ अल्फा, हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। जितने आयन होंगे 100% डिसोसिएशन होगा तो उतना I की वैल्यू हो जाएगी, और अल्फा के टर्म में निकालोगे तो 1 प्लस जितने आयन है 1 माइनस कर कम करके अल्फा लिख देंगे। अब एक्चुअली ये बुक में फार्मूले से निकाला जाता है, उसको भी हम निकालना आपको सिखा देते हैं। पहले इसको लिखिए, ठीक है, पास करके लिख लीजिए। अब इसको हम जो बुक में फार्मूला दिया उससे कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। तो कैसे निकाला जाता है ये भी देखिए। जैसे अगर हम बात करें आपसे AN, जैसे आप समझो A2 है, कितना होगा 2A, B2 A3 है 3A, एक मॉलिक्यूल 2 में टूटा, एक मॉलिक्यूल 3 में टूटा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से डिसोसिएशन का केस है। मान लो AN है तो ये किस में टूटेगा, N, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 तो 2A, तो यहाँ पे Na हो गया। इनिशियल मोल मान लो 1 लेते हैं तो कितना होगा 0 होगा, और उसके बाद 1 में से टूटेगा तो अल्फा। तो ये बताओ एक मॉलिक्यूल से n मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो अल्फा से कितने बनेंगे, n अल्फा बनेंगे, n अल्फा हो गया। अगर हम बात करें तो ये CCP हो गई, OCP कितना होगा बेटा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक। तो अगर हम I की बात करें तो OCP अपान CCP होगा, ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपान 1, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। 1 इधर ले आओ तो I माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन लोगे तो ये n माइनस 1 होगा। तो यहाँ से अल्फा निकालोगे तो ये हो जाएगा I माइनस 1 अपान n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, बट इसको चूंकि दिया गया है इसलिए अगर कभी पूछेगा थ्योरेटिकली तो आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो हमने ट्रिक बताई है उससे तुरंत देख के निकाल लोगे। 100% डिसोसिएशन है तो जितने आयन हैं उतनी वैल्यू हो गई I की, और अगर अल्फा के टर्म में निकालना है तो 1 प्लस लिख दो, जितने आयन है उससे एक कम अल्फा लिख के बैठ जाओ, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बोलो ठीक है। तो ये तो था बेटा डिसोसिएशन का केस, I निकालने का, I का कैलकुलेशन फॉर डिसोसिएशन। अब हम I का कैलकुलेशन देखेंगे फॉर एसोसिएशन। तो I ऑफ एसोसिएशन, I ऑफ एसोसिएशन, देखिए जैसे जितने भी एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं कि बेंजीन में डाइमर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन, तो डाइमर बनाएंगे, कोई कोई ट्राइमर बनाता है, टेट्रामर बनाता है, इस तरीके से पॉलीमर तक बनाते हैं। तो हमें एसोसिएशन की बात करें, जैसे मान लो हमने लिया एसिटिक एसिड, बेंजीन में हमने किया, ये बेंजीन में इसको लिए तो ये डाइमर बनाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल डालेंगे और अंदर आके ये बनेगा CH3COOH का होल ट्वाइस। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो तो वहां पे आप जानते हैं कि पूछा था कि एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म डाइमर ड्यू टू, तो आंसर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे जरा देखिए, ये लिखा हमने CH3COOH एक मॉलिक्यूल, दूसरा HOCCH3 दूसरा मॉलिक्यूल, और इनके बीच में ये कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना रहे हैं। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, नेट रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल हो रहे हैं, दो से एक हो रहे हैं, आगे जाने पे एसोसिएट हो जा रहे हैं। तो ये एसोसिएशन का केस है। इनिशियली हम 1 मॉलिक्यूल अगर लेके चल रहे हैं तो क्या होगा 0। हम 1 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक ही में से टूटने या जुड़ने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। इनिशियली 1 मॉलिक्यूल लिया तो 0 होगा, तो 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा बाई 2 होगा। कैसे अल्फा बाई 2,
तो देखिए दो मालिक्यूल था, दो मालिक्यूल से एसोसिएट करके कितना बन रहा है, एक मालिक्यूल बन रहा है, एक मालिक्यूल बन रहा है। तो बताओ अल्फा से कितना होगा, अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो था आपका कैलकुलेटेड कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 मिलाओगे तो कितना होगा, 1 माइनस अल्फा बाई 2। अगर इसका आप निकालोगे i इज इक्वल टू क्या होगा, OCP अपॉन CCP, वैल्यू रख दो। ऑब्जर्व कितना है बेटा, 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, दैट इज 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो इसका केस जो हो गया i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया। अगर फॉर 100% एसोसिएशन की बात करें तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई बेटा, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2.5। बोलो ठीक है। जनरली एसोसिएशन में यही डाइमर बनाने वाला ही पूछते हैं, लेकिन आप ट्राइमर बनाना हो, टेट्रामर बनाना हो तो भी आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो ट्राइमर कोई चीज बना रहा होता, उसका भी हमें आपको बता दे रहे हैं, पहले इतना लिख लीजिए फिर हम फार्मूले पे आते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो 3A ये बनाता है A, जैसे 3 मालिक्यूल 3 आइटम मिलके एक मालिक्यूल बना दिया यहाँ पे। तो चलिए इनिशियली 1 लिया, 0 1 माइनस अल्फा। ये बताओ 3 से 1 बन रहा है, 3 से 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 3 बनेगा। तो ठीक है भाई, 3 से 1 बन रहा है, 3 से 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 3। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, ये हो गया OCP और ये हो आपका CCP। i इज इक्वल टू हो गया OCP अपॉन CCP, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3। इस तरीके से हम i की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल तो इन जनरल एक फार्मूला जो आपके बुक में अवेलेबल है, वो कैसे आता है उसको देख लो। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, एसोसिएशन में एक ही केस बनता है, एक ही केस आपके यहाँ क्वेश्चन में इवन जेई तक पूछा गया है, वो आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन का एक ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली फॉर्म डाइमर इन द बेंजीन, या तो फिनॉल का कर लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं, एसिटिक एसिड का डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन बनते हैं, डाइमर वाला ही पूछा गया है। और डाइमर के लिए आपको डायरेक्टली याद रख लो तो भी अच्छा, नहीं निकाल लेना कि i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। और 100% एसोसिएशन हुआ तो अल्फा की वैल्यू 1 रखोगे तो i की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला कैसे बनता है ये भी आप देख लो। जनरल फार्मूला है, जैसे मान लो कि Na मालिक्यूल मिलके AN बनाते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे 4A मालिक्यूल मिलके A4 बनाते हैं, टेट्रामर बनाते हैं। तो समझिए जैसे यहाँ पे इनिशियली 1, ये 0, 1 से ही अल्फा टूटता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई। देखो 4 से टूटा, 4 से बना 1, 4 से 1 बना, तो अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा बाई 4, अल्फा बाई 4 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इनिशियली 1, ये 0, 1 से टूटेगा अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा बाई n हो जाएगा। कैसे, जैसे देखो 4 से टूटा, 4 से एसोसिएट होके 1 हुआ, तो अल्फा से कितना होगा, अल्फा बाई 4। ऐसे n से 1 बन रहा है, n से कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो अल्फा से कितना होगा, अल्फा बाई n, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ये हो गया CCP, OCP निकाल लो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। तो ये i इज इक्वल टू यहाँ पे निकल के आया OCP अपॉन CCP, और ये वैल्यू रख देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। ये 1 इधर ले आओ, i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लो, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1
अपॉन 1 अपॉन n-1, ये आपका इन जनरल फार्मूला हुआ। कोई जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आपको सिंपल एसोसिएशन में एक ही केस आपके सिलेबस में है, वो आपका क्या है, बेंजोइक एसिड हुआ या एसिटिक एसिड हुआ, बेंजीन में डाइमर बनाते हैं तो आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और अगर 100% एसोसिएशन की बात करें तो आई की वैल्यू 2, और इन जनरल ये जो है ये आप कर लोगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने आई को निकालना सीख लिया। अब यहीं पे एक बात आती, जब आई निकल गया तो हम लोग अब एक बात ये कर सकते हैं कि एक टॉपिक इसमें छोटा हुआ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, तो हमने आपसे सिखाया OCP इज इक्वल टू आई इंटू CCP। आई निकालना हमने सिखा दिया, चाहे वो डिसोसिएशन का केस हो, चाहे वो किसका केस हो, एसोसिएशन का केस हो। CCP का जैसे मान लो हमने पहला लिया P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, तो आई ले लोगे इज इक्वल टू, पहला इसका फार्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, n अपॉन कैपिटल N लेते थे क्योंकि उसको नेगलेक्ट कर देते थे n प्लस कैपिटल N को। तो ये हो जाता है वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, और ये हो जाएगा मोलैलिटी इनटू कैपिटल M अपॉन, यहां से हमने ये आपका फार्मूला लिख लिया, बस आई उसमें लगा देना। ये तो हम इस पे क्वेश्चन किए हैं, बस इसी में आई से मल्टीप्लाई करना। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये ऑब्जर्व निकालोगे तो आई से मल्टीप्लाई किया इनटू केबी इनटू मोलैलिटी, या यही आई इनटू केबी इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम हो गया। डेल्टा टीएफ की बात करिए, डेल्टा टीएफ में बस आई से मल्टीप्लाई करिए केएफ इनटू मोलैलिटी, और फिर ये हो जाएगा आई इनटू केएफ इनटू वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। और चौथे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो आई इनटू एम इनटू एस इनटू टी। तो ये आपकी बात करें, अगर मोलैलिटी को आप खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा आई इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टू वॉल्यूम इनटू एसटी। तो यहाँ पे ये आपका है। तो अब आप देखो इसमें चारों क्वालिटेटिव है, आरएलबीपी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बात करें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के लिए। देखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट होता है। यहाँ तक आपने सीख लिया। तो यहीं से कहानी शुरू होती है एबनॉर्मल मोलर मास की। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? इसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के। आप जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली होगा। बोलो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यही चीज हो जाएगा, कैलकुलेटेड अगर नीचे है तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऊपर होगा, अगर ऑब्जर्व ऊपर है तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास नीचे होगा। इसी ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और ये नॉर्मल
मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो अब इसका एग्जांपल दो खूब पूछे जा रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। एक है भैया NaCl। NaCl को अगर हम बात करें, डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। 100% अगर डिसोसिएशन है तो I की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो I इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास के टर्म में बात करेंगे तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन I। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें तो NaCl का कितना होता है, Na का 23, इसका 35.5, 58.5 अपॉन I की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 9 2 29.25। तो ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आया। पूछा जाता है कि जो NaCl का एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 29.5 आया, जबकि कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास इसका 58.5 होता है। क्या रीजन है, तो वहां पे यही रीजन आता है कि ये डिसोसिएट कर जाता है। I की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। I की जगह पे हमने 2 रखा, तो 2 रखने के बाद ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब अगर हम बात करें कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज हाफ द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द NaCl, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज हाफ द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द NaCl। तो एक तो ये बात आई NaCl पे, और दूसरा आपका एसिटिक एसिड पे भी आता है, उसको भी आप देख लीजिए। एसिटिक एसिड वाला भी देख लीजिए। तो देखिए ट्वाइस एसिटिक एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू, अगर एसोसिएशन करेंगे तो ये बनेगा CH3 COOH का होल ट्वाइस। और अगर 100% एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू हम बता चुके हैं कितना होता है, 1/2.5 होता है। तो अब अगर हम बात करें कि I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन एब्नॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, तो OM कितना होगा, Cm अपॉन I। Cm कितना हो गया आपका, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास एसिटिक एसिड का होगा 60 अपॉन 1/2, दैट इज 120 आ जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि ये 1.2 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहाँ पे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास ये हो गया Cm इंटू Cm इसका कितना है, 60 होता है। 60 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 120 आएगा। तो हमारा नेट रिजल्ट ये है कि अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड के लिए ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज ट्वाइस द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। ये क्यों, इट इज ड्यू टू एसोसिएशन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई सबको। चलिए इतना करने के बाद नोट पे आते हैं, नोट लिखते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए जरा, क्या हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिए कि ये मॉलिक्यूलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। कैसे, इन तीनों में ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी देख लीजिए, यहाँ पे मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी, यहाँ पे मोलैलिटी है, और यहाँ पे पाई है वो क्या है, मोलैलिटी है। तो चाहे वो मोलैलिटी की बात करें या चाहे वो मोलैरिटी की बात करें, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। तो अब यहाँ पे बेटा हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हुआ। 3 में मोलैरिटी होता है और 1 में मोलैरिटी होता है। स्टार्टिंग में हमने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो गया। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट भी हो गया। अब जरा देखिए नोट, कुछ अच्छे सवाल करने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या,
चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मतलब कंसंट्रेशन इनटू आई कर दो। देखो आई से तो सभी मल्टीप्लाइड है, आई से सभी मल्टीप्लाइड है और सभी में कंसंट्रेशन टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू आई हो गया। ठीक है। अच्छा, C इज इक्वल टू होता है जनरली n बाई v, अगर मान लो v हटा दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C की जगह पे क्या लिख सकते हैं, n इंटू आई, n इंटू आई, n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अच्छा, n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर ये कांस्टेंट कर दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, w इंटू आई, और n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास में अगर वेट कांस्टेंट कर दो तो n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m हो जाएगा। तो यहाँ पे I अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एक क्वेश्चन में कराऊंगा और मोर देन 50 क्वेश्चन आपको उसमें निकल के आएंगे। तो यहाँ से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आया फिर से देख लीजिए। अगर हम बात करें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आप देख सकते हैं, मोलैरिटी 3 में है और 1 में है मोलैरिटी, और आई हर एक में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो गया। अच्छा, C होता है n बाई v, मान लो v कांस्टेंट कर दो तो n इंटू आई हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू आई हो गया। n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, होता है मॉलिक्यूलर मास अगर कांस्टेंट है तो वेट इंटू आई, और वेट कांस्टेंट है तो आई अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो गया। कुछ और चीज देखिए, जैसे हमने कहा डिसोसिएशन और हमने क्या कहा, एसोसिएशन। अब ये बताओ डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में आगे जाने पर क्या होगा, आगे जाने पे नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे। इसमें आगे जाने पे नंबर ऑफ मोल क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, वो चीज जो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करे, उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर आगे जाने पे नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ेंगे तो क्या चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, ये भी इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और जेई लेवल के क्वेश्चन करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। टोटल 7 बातें पूछी जाती हैं। 7 बातों में क्या, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट 5, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट 7 ही कॉलिगेटिव का 7 क्वेश्चन इसको बनते हैं। अगर एसोसिएशन का केस होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आगे जाने पर डिक्रीज करेंगे। अगर n डिक्रीज करेगा तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा। ठीक, अगर चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर ये दोनों क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज। इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो आज हमने इसको इतना समझाया, अब आगे इसके आप न्यूमेरिकल्स करिएगा। 1-2 न्यूमेरिकल हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसी में ऐड कर देंगे। बल्कि अभी हम थोड़ी देर में आपको न्यूमेरिकल करा ही दे रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल इस पर कराते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय dissolving
28.4 ग्राम Na2SO4, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 142, having 75% dissociation, having 75% dissociation in 200 gram water, in 200 gram water, if Kf is 1.86, if Kf is 1.86। तो चलो बेटा इस सवाल को करते हैं। देखो सबसे पहली बात, सल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। सल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें तो सल्यूट यहाँ पे है Na2SO4 और ये आपका है वाटर। अब ये बताओ क्या सल्यूट आपका यूरिया, ग्लूकोज या सुक्रोज में है? कोई नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। वहां पे आई की वैल्यू 1 होती थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप ये बताओ ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि बेंजीन में एसोसिएट करता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो इसके लिए पहले तो हमें आई निकालना आना चाहिए। आई कैसे निकालोगे? Na2SO4 कन्वर्टिंग इनटू 2Na प्लस सल्फेट माइनस। चलो बताओ कितने आयन हैं? तो आई की वैल्यू हो गई 3 अगर 100% का। अल्फा के टर्म में बात करोगे तो I इज इक्वल टू 3 1 से बड़ी है तो 1 प्लस लिखा, 3 में से 1 तो लिख ही चुके हैं, बचा कितना? 12। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब अल्फा 75% है तो अल्फा 75% का मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.75। 75% का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 75/100, मतलब 100 था, टूटा कितना? 75, तो 1 में से 75/100 दैट इज 0.75। तो वो चीज जो 1 में से टूटे तो अल्फा की वैल्यू 0.75। अब कुछ बचा ही नहीं करने को। आपको किसका क्वेश्चन दिया गया है? फ्रीजिंग पॉइंट का। तो ये फार्मूला आप रखोगे। तो फार्मूला क्या रखोगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन कैपिटल वैल्यू। डेल्टा TF आपको देखना है, निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? I की जगह पे हम कितना लिखेंगे बेटा? 1 + 2 × 0.75। KF आपको दे रखा है 1.86। वेट ऑफ सल्यूट है 28.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 182 दिया गया है, 142 दिया गया है, 142 इंटू 1000 कैपिटल W ग्राम कितना बेटा? वेट ऑफ सॉल्वेंट 200। यहाँ पे इसको रख देंगे, यहाँ से आप आंसर निकालिएगा। तो यहाँ से डेल्टा TF की जो वैल्यू आती है वो आती है 4.65। यहाँ से 4.65 जो डेल्टा TF आई है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा -4.65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप और क्वेश्चन करिएगा और हम यहीं पे अब ये वीडियो स्टॉप करेंगे और आगे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आपका हेनरीज लॉ। तो इसी के साथ हम अगला वीडियो हेनरीज लॉ का बनाएंगे। थैंक यू।